हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सीरीज। ठीक है, जिसमें हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। ठीक, जिसका पार्ट 1 का वीडियो आप लोग को यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे, हमारा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट पे आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको 2016 से लेकर के, ठीक है, 2016 से लेकर के सारे प्रीवियस क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि सारे प्रीवियस ईयर का जो सॉल्व पेपर है वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक, आप वीडियोस में जा करके उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2019 का जो हमारा एसएसटी का पेपर हुआ था उसका ये दूसरा पार्ट का वीडियो है। ठीक, चलिए, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक ऐप आपको दिख रहा होगा, ऐप का एक लोगो है ये हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही ये हमारा ऐप है, सत्यम क्लासेस के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, इसको डाल करके सर्च करेंगे तो तुरंत आपको ये ऐप वहां पे दिख जाएगा। इस ऐप को आपको डाउनलोड क्यों करना है, ठीक, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी विशेषता बता देती हूँ। तो पहली चीज मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये आपके टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे आपको वहाँ मिल जाएंगे, जिसमें आपके बुक्स पीडीएफ के तौर पे हैं। ठीक है, और पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, साथ में टेट और सीटेट के भी पेपर यहाँ पर डाल दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि आपको सेमेस्टर वाइज सारे पेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे फोर्थ सेमेस्टर का, प्रेजेंट टाइम में फोर्थ सेमेस्टर का आपको मैथ का और इंग्लिश का पेड कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, आप जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं कि फर्स्ट जून से हमारा टेट और सीटेट का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। टेट और सी टेट का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो खुद को यहाँ पे इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये करना है कि अगर आपको ये ऐप पसंद आ रहा है, ठीक है, और ये चैनल पसंद आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग एक ग्रामर क्वेश्चन, और हमारा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, संचार का साधन नहीं है, संचार का साधन नहीं है। अगर संचार की बात कही जाए तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन से। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का माध्यम। ठीक है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का माध्यम, या विचारों का आदान प्रदान भी हम कह सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी कह सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपने विचार को दूसरे व्यक्ति के विचारों तक पहुंचाएगा या उसके विचारों को सुनेगा, तो ये जो होते हैं ये संचार कहलाते हैं। ठीक है, और इनको हम कैसे कर सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं कि वो व्यक्ति हमेशा हमारे पास हो और हम उसको बिठा करके अपने विचार व्यक्त करें। ठीक, तो ऐसा हर टाइम तो नहीं हो सकता। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति दूर है तो उसके लिए हमें किसी न किसी माध्यम या किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। तो ये साधन क्या हो सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि साधन नहीं है। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा साधन है कि जो संचार का साधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग जानते ही होंगे, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इंटरनेट आज के समय में कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा, ब्रॉड कह सकते हैं कि क्षेत्र है, जिसके बिना हर व्यक्ति लगभग अधूरा हो चुका है। किसी भी चीज को आप आराम से गूगल करके जान सकते हैं। दूसरी चीज, अपने किसी भी विचारों को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब के माध्यम से एक के द्वारा दूसरे तक बहुत आसानी से और कुछ सेकंड्स में पहुंचाया जा सकता है। ईमेल जो है, ईमेल के बारे में भी आप लोग को पता होगा, ईमेल आईडी बनती है, इसके माध्यम से भी हम बहुत सारे कह सकते हैं कि संचार को प्रेषित कर सकते हैं। लेकिन जो हेलीकॉप्टर होता है, तो हेलीकॉप्टर कभी विचार नहीं ले जाता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर कभी विचार नहीं ले जाता। ये कह सकते हैं कि हम इसके माध्यम से सामान ढो सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, व्यक्ति आ जा सकते हैं। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर क्या है, यातायात का साधन है। किसका साधन है, यातायात का साधन। ठीक है, यातायात का साधन है हेलीकॉप्टर।
बाकी ईमेल आईडी संचार का साधन है, इंटरनेट संचार का साधन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। तो अगर हम मरुस्थल की बात करें और विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो बड़े मरुस्थल आते हैं तो बड़े मरुस्थलों की श्रेणी में एक ये विक्टोरिया मरुस्थल रखा जाता है। ठीक, ये विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया में ये पश्चिमी भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में आप जब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का मैप तो ऑस्ट्रेलिया के मैप के बीचों बीच से लगभग एक पर्वत गुजरता है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, ये एक ऐसा पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग को पूरा हरा भरा और पश्चिमी भाग को पूरा मरुस्थल बना देता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति का ये क्वेश्चन कितना ज्यादा फेमस है। जितने मैंने पेपर कराए हैं 2016 से लगभग सारे पेपर्स में हमको ये राष्ट्रपति से ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट पॉइंट पे मिला है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्य। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों से हम इनको सदस्यों को कह सकते हैं, राष्ट्रपति किन किन क्षेत्रों से इनको मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति या जिसको हम अध्यक्ष कह सकते हैं होता है। ठीक है, कौन होता है भैया? तो आप लोग को पता होगा कि हमारा जो सदन है उसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति ये 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग होते हैं जिसमें लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसको स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और जितने लोकसभा सदस्य होते हैं उन्हीं में से उनका चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति हम कहें तो वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये पद पदेन है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को हम 5 वर्ष ही रखते हैं। बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल, चूंकि अध्यक्ष के तौर पे देखते हैं तो ये भी ऐसे नहीं पूछा जाता कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। वो ऐसे ही पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल कितने वर्ष होगा। तो लोग सोचते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तो उसके अध्यक्ष का भी कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो जो हर 5वें वर्ष पे रिटायर होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन का प्रमुख होता है। भारत में शासन का प्रमुख होता है। तो अगर आप देखें इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को आप देखें तो जो राष्ट्रपति, बाकी को तो छोड़ दीजिए, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश तो सबको पता है कि ये शासन का प्रमुख नहीं हो सकता। कंफ्यूजन किस में है आपको? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में। तो चलिए क्लियर कर देते हैं। जो राष्ट्रपति होता है ना, इसको नाम मात्र का कह सकते हैं कि नाम मात्र का इसको कह सकते हैं अधिकार प्राप्त होता है। नाम मात्र का ये प्रमुख होता है। इसको आप लोग पढ़ेंगे जब अच्छे से संविधान, तो संविधान में राष्ट्रपति को सोने के पिंजड़े में बैठी हुई चिड़िया कहते हैं, क्योंकि इसके पास सभी अधिकार हैं लेकिन उन अधिकारों का वो प्रयोग तभी करेगा जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इसको हाँ कहेगा। ठीक है, ये अपने अधिकारों का प्रयोग खुद से नहीं कर सकता, इसलिए ये नाम मात्र का सदस्य होता है। लेकिन इस तरह से तो ये भी हमारा आंसर नहीं सही होगा। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री को देखें तो प्रधानमंत्री लोकसभा में या कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल होता है उसमें प्रमुख होता है, मंत्रियों में प्रधान होता है। तो जो शासन का प्रमुख होता है ना, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा अ वाला सही हो जाएगा। चलिए, तो आज के अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है खानवा का युद्ध। तो पहला चीज जानिए कि जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा के बीच में, ठीक है। खानवा का युद्ध आप लोगों को याद होगा कि खानवा के युद्ध में क्या होता है कि बाबर बहुत ही कह सकते हैं बेरहमी से राणा सांगा को मारता है, ठीक है। आप लोग हमको बताएंगे कि खानवा का युद्ध का परिणाम क्या हुआ। आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे कि खानवा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, किसकी विजय हुई थी खानवा के युद्ध में, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं आज के नए क्वेश्चन पे, जो अगला हमारा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पहले जानते हैं शिवाजी थे कौन। शिवाजी थे मराठा शासक, ठीक है। शिवाजी कौन थे? मराठा शासक थे, या हम इनको एक तरीके से महान मराठा शासक कह सकते हैं। जब भी पूछा जाएगा ना मराठा साम्राज्य में सबसे महान कौन हुआ, तो शिवाजी को आप लोग याद रखेंगे। और जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, ये हुआ था 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और स्थान जो था वो था रायगढ़ का दुर्ग। रायगढ़ का दुर्ग, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो आप लोगों से यही पूछा गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। सन तो पूछा नहीं गया है आप लोगों से, तो आप लोग लिख सकते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। शिवाजी बहुत ही महान शासक थे, जिन्होंने कह सकते हैं कि जब मुस्लिम हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी होने लगे, तो एक तरीके से ये हिंदुत्व को प्रदर्शित करने वाले उभर करके बहुत बड़े नेता के तौर पे सामने आए। चलिए, तो आज के अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय में हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। अगर आप इसको देखें ना, तो 1857 की जो क्रांति है ये आपके 4th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति ये आपके हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। और इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत तौर पे, जो हमारा ऐप है उसमें जो पेड कोर्स है उसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। आप अगर वो पेड कोर्स में अपना इनरोलमेंट करवाते हैं ना, तो आप उसको विजिट कर पाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए बता देते हैं, 1857 की जो क्रांति थी वो बहादुर शाह जफर, ठीक है, मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर के समय में हुआ था 1857 की क्रांति। आपको पेड कोर्स में बताया गया कि किस तरह से जो सैनिक थे वो बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनते हैं, और बाद में बहादुर शाह जफर जो होते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। बाद में इनको रंगून भेज दिया जाता है, काला पानी की सजा दे दी जाती है। ये सारी चीजें, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में अपने 4th सेमेस्टर के पेड कोर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में हुआ था। चलिए, तो आज के अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखिए। कौन कौन से संघर्ष के 2 कारण थे कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लगातार युद्ध चलते रहे, जिसमें से कर्नाटक के तीनों युद्ध प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कर्नाटक के 3 युद्ध, कर्नाटक के
तीन युद्ध, ये किसके किसके बीच में हुए थे? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कर्नाटक के तीनों युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, वांडीवास का युद्ध होता है, जिसके बाद फ्रांसीसियों को भारत छोड़ के जाना पड़ता है और अंग्रेजों का एक विस्तृत कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत में साम्राज्य फैल जाता है। अगर हम देखें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भारत में युद्ध का संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वो पहला था भारत में उपनिवेश को स्थापित करना। भारत में उपनिवेश निवेश को स्थापित करना, को स्थापित करना, भारत में उपनिवेश को स्थापित करना है। जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे दोनों चाहते थे कि भारत में वो एक अच्छे व्यापारी के तौर पे उभर करके आए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था, ठीक है, ऑस्ट्रिया में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, युद्ध के कारण भारत में संघर्ष के कारण भारत में इनके बीच में संघर्ष हुआ, इनके बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि राजा को लेकर के, राजा की गद्दी को लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था, उसका जो कारण था वो भारत में भी देखने को मिला और जिसके तौर पे कर्नाटक के ये तीनों युद्ध हुए। ठीक है, चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? ठीक है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो हम पहले जान लेते हैं कि दोहरी शासन व्यवस्था बंगाल में प्रारंभ कब हुआ। दोहरी शासन व्यवस्था बंगाल में प्रारंभ हुआ था 1765 में, 1765 में प्रारंभ। ठीक है, दोहरी शासन व्यवस्था का जनक कौन है? भारत में बंगाल में तो कोई और शुरू किया, लेकिन इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लियो कार्टिस को। ठीक है, लियो कार्टिस क्या थे कि इसके जनक थे। दोहरी शासन व्यवस्था के कौन जनक थे? लियो कार्टिस। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें तो जो दोहरी शासन व्यवस्था थी इसमें बंगाल में राजा यानी कि निजाम, जो निजाम वहां के होते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों शासन कर रही थी। ठीक है, दोनों शासन कर रही थी। ठीक, राजस्व संबंधी जो इतने भी काम थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, इनके हाथ में राजस्व आ गया था और बाकी के कामकाज कौन देख रहा था? निजाम देख रहे थे। ठीक है, लेकिन इसको शुरू किसने किया था? तो बंगाल में इसकी शुरुआत, बंगाल में इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो इस तरीके से बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को हम लोगों ने देख लिया। आप याद रखेंगे 1765 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शुरू किया था, लेकिन दोहरी शासन व्यवस्था का जो जनक था वो कौन था? लियो कार्टिस था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।